अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने जेनेटिक ऑफ कैंसर को डिस्कस किया था। आज हमारा सेकंड लेक्चर है कैंसर के बारे में और इसमें हम इस टॉपिक को जो है वो वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग सेल साइकिल कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैंसर हमें पता है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन का नाम है, कि जब सेल डिवीजन जो है अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो इसकी वजह से कैंसर जो है वो हो रहा होता है। अब अगर नॉर्मली हम सेल के अंदर देखें तो सेल के अंदर डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि इंश्योर कर रहे होते हैं कि सेल जो है उसी टाइम डिवाइड हो कि जब सेल के अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर या सेल के अंदर कोई फॉल्ट ना हो तभी वो डिवाइड हो। अगर कोई फॉल्ट है वो डिवाइड होगा। मिसाल के तौर पर अगर उसका जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें कोई फॉल्ट है, वो डिवाइड हुआ है और डिवाइड होने के बाद वो अबनॉर्मल प्रोटीन बनाएगा और उस अबनॉर्मल प्रोटीन की वजह से जो है वो डिफरेंट फंक्शंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर कि डीएनए चेक पॉइंट को हम ले लेते हैं कि ये डीएनए चेक पॉइंट है, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। तो यहाँ पे देखें कि एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। तो रेप्लिकेट होने के बाद यहाँ पे ये चीज इंश्योर की जाती है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन हुई है, जो न्यू डीएनए बना है, वो उसमें कोई फॉल्ट ना हो, उसमें कोई डैमेज ना हो। और अगर इस चेक पॉइंट पे इस चीज का पता चलता है कि वो डीएनए डैमेज हुआ हुआ है या उसमें कोई फॉल्ट है, तो यहाँ पे सेल डिवीजन को स्टॉप कर लिया जाता है। यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी प्रोटीन्स जो इनको स्टॉप करती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल डिवीजन को स्टॉप कर लेती हैं और फिर क्या करती हैं उसके बाद कि वो जो डैमेज है उसको रिपेयर करती हैं। और डैमेज अगर रिपेयर हो जाता है तो सेल को अलाउ करती हैं कि वो डिवाइड हो। अगर वो अगर वो जो डैमेज था वो रिपेयर नहीं होता तो उस केस में क्या होगा कि वो अपोप्टोसिस काज करवा लेंगी। इसी फेज के दौरान कुछ ऐसी प्रोटीन्स होंगी कि जो कि अपोप्टोसिस काज करवा लेंगी। ये तो कहानी थी जब सेल जो है वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, लेकिन जब नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा होता तो ये जो चेक पॉइंट्स हैं, तो चेक पॉइंट्स के ऊपर जो प्रोटीन्स थी, यानी कि डीएनए डैमेज हुआ था और इसने इसको स्टॉप कर लिया। लेकिन वो प्रोटीन जो है डीएनए डैमेज है लेकिन वो स्टॉप नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोटीन है वो खुद म्यूटेटेड है, वो जो जीन है वो म्यूटेटेड है, वो अपना फंक्शन जो वो परफॉर्म नहीं कर सकती। और जब वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती तो जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है, कैंसर जो है वो डेवलप हो रहा होता है। अब हमारे पास डिफरेंट कैंसर काजिंग जीन्स आ जाती हैं, जिसमें ऑन्कोजीन्स हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन हैं, डीएनए रिपेयर जीन्स हैं। इन सब जीन्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास ऑन्कोजीन्स आ जाती हैं, या इनका अगर हम सेल के अंदर नॉर्मल वर्जन देखें ना ऑन्कोजीन का, तो उनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स का नाम दिया जाता है। और प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि वो सेल डिवीजन को स्टिमुलेट कर रही होती है। मिसाल के तौर पर आपके बॉडी के किसी पोर्शन पे कट लग गया है, तो उस कट को रिपेयर करने के लिए प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स जाहिर प्रोटीन से सॉरी जीन्स हैं, तो कोई प्रोटीन्स बना रही है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रोटीन्स बनाएंगी और वो प्रोटीन्स जो हैं वो स्टिमुलेट करेंगी ऐसी प्रोटीन्स को कि जिन्होंने माइटोसिस करवानी होती है। नॉर्मली तो ये हो रहा होता है कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो है वो नॉर्मल वर्जन होता है सेल के अंदर ऑन्कोजीन्स का, और जब वो अपना फंक्शन जो है वो करना, उस तरह से फंक्शन करना, या उनका जो फंक्शन है वो उसकी ओवर एक्सप्रेशन होती है, तो उसकी वजह से वो क्या बन जाती हैं, ऑन्कोजीन्स बन जाती हैं। तो ऑन्कोजीन्स जो हैं इसको अगर हम देखें तो ये किसकी वजह से हो रहा होता है, गेन ऑफ फंक्शन की वजह से। यानी कि जितना फंक्शन उन्होंने परफॉर्म करना था एक लिमिट तक प्रोटो ऑन्कोजीन ने, उससे ज्यादा जब वो करना शुरू हो जाती हैं तो वो ऑन्कोजीन्स बन जाती हैं, या आप कह सकते हैं कि गेन ऑफ फंक्शन की वजह से प्रोटो ऑन्कोजीन्स के अंदर ऑन्कोजीन्स जो है वो फॉर्म हो रही होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो कैंसर है ये डिफरेंट तरह से जो है वो डेवलप हो सकता है। जैसा कि पहले हम देख लेते हैं कि वायरल डीएनए जो है वो किस तरह से जो है वो रेप्लिकेट हो रहा होता है और कैंसर काज करता है। अब देखें कि कोई वायरस अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है तो
एंटर होने के बाद उसने सेल के अंदर जाके उस लोकेशन के ऊपर अपना जीनोम जो है वो इंसर्ट किया है कि जहां पे प्रोटोऑन्कोजीन थी। प्रोटोऑन्कोजीन के आगे उसने अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंसर्ट किया है, और जेनेटिक मटेरियल जब उसने इंसर्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि जब वायरल डीएनए है तो वो रेप्लिकेट करेगा, और उसने जब रेप्लिकेशन करना शुरू की तो उसने उस प्रोटोऑन्कोजीन को भी रेप्लिकेट करवाना शुरू कर लिया। और जब प्रोटोऑन्कोजीन की ओवर एक्सप्रेशन हो गई तो ओवर एक्सप्रेशन की वजह से आपको पता है कि माइटोसिस का रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और माइटोसिस के रेट इंक्रीज होने की वजह से जो है वो कैंसर हुआ है। तो इस चीज का पता जो है वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था रॉस, इसने लगाया था कि वायरसेस जो हैं वो कैंसर काज कर सकते हैं। उसी मुनासबत से जो है रॉस सार्कोमा वायरस जो है उसका नाम दिया गया, और ये वायरस जो है ये चिकन के अंदर उसने आइडेंटिफाई किया था कि जो वायरसेस हैं वो भी कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। उससे पहले किसी को नहीं पता था कि वायरसेस जो है वो कैंसर काज कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ इस तरह की ग्लैंड्स आ जाती हैं, जिस तरह से हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड है उसका कैंसर होता है। तो उसका कैंसर किस तरह से हो रहा होता है कि सम टाइम जो जीनोम है, जीनोम के अंदर हमेशा कुछ ट्रांसलोकेशन इन्वर्जन जो है वो हो रही होती है। यहाँ पे आपको साइड में डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा है कि क्रोमोसोम के क्रोमोसोम का पार्ट जो वो कट हो रहा है और दूसरे के साथ जाके अटैच हो रहा है। इस तरह की ट्रांसलोकेशन इन्वर्जन इस तरह की जीनोम के अंदर होती रहती है। तो इसमें जो है कैंसर होता है जो पैराथायराइड ग्लैंड का, तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि वो जो कोई प्रोटोऑन्कोजीन थी वो उस लोकेशन में आके अटैच हो गई है कि जहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन के लिए जीन थी। पैराथायराइड हार्मोन के लिए वहाँ पे जीन थी, वो आके प्रोटोऑन्कोजीन भी इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन हुई है और वो जीन भी आके वहाँ पे इंसर्ट हो गई है। और जितनी दफ़ा जो पैराथायराइड हार्मोन की जीन जो है वो एक्टिवेट होगी, उतनी दफ़ा ही वो जो प्रोटोऑन्कोजीन है जो कि अब यहाँ पे इसकी जब न्यू लोकेशन पे ये ऑन्कोजीन बन गई है प्रोटोऑन्कोजीन, तो इस तरह से भी उसकी जो है एक्सप्रेशन जो है वो इंक्रीज हो सकता है। या उसके बाद इम्यून सिस्टम आ जाता है। तो इम्यून सिस्टम में भी ये होता है कि कुछ मिसाल के तौर पर हेपेटाइटिस वायरस जो है वो जब बॉडी के अंदर आया तो जो बी सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हो गए। तो बी सेल्स जब स्टिमुलेट हुए तो बी सेल्स ने एंटीबॉडी की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करी। अब एंटीबॉडी की प्रोडक्शन जो है वो जब स्टार्ट हुई है तो उसमें वो जो लोकेशन थी कि जिस जगह पे वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी बन रही थी वहाँ पे जो है एक प्रोटोऑन्कोजीन भी थी, और प्रोटोऑन्कोजीन का जब वो डिवाइड होना शुरू हुई है या रेप्लिकेट होना शुरू हो गई तो उसके साथ ही इनका जो इनकी भी ओवर एक्सप्रेशन जो है वो होना शुरू हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है एक बकेट लम्फोमा जो है, ये भी एक टाइप का कैंसर है जो कि अफ्रीका के अंदर बहुत कॉमन है, और ये एपिस्टेन बार वायरस की वजह से हो रहा होता है। और ये एपिस्टेन बार वायरस क्या करता है कि ये क्रोमोसोम की रीअरेंजमेंट को स्टिमुलेट करता है, और ये जब रीअरेंजमेंट को स्टिमुलेट करता है तो क्रोमोसोम वो कुछ प्रोटोऑन्कोजीन्स जाके उसी जो एंटीबॉडी वाली जीन है उसके साथ जाके वहाँ पे अटैच हो जाती हैं, और इस तरह से उनका भी ओवर एक्सप्रेशन जो है वो हो रहा होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है ट्यूमर सुप्रेसर जीन। ट्यूमर सुप्रेसर जीन का बेसिकली अगर हम फंक्शन देखें सेल के अंदर नॉर्मली, तो इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि ये स्टिमुलेट कर रही होती हैं ऐसी प्रोटीन्स को कि जो कि सेल डिवीजन को स्टॉप कर सके। यानी कि बेसिकली इनका काम क्या होता है कि सेल डिवीजन को स्टॉप कर रही होती हैं। लेकिन जब इनमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, यानी कि जब ये म्यूटेट हो जाती हैं, तो म्यूटेट होने के बाद ये फंक्शन जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती, तो जिसकी वजह से सेल डिवीजन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता और अनकंट्रोलेबली सेल जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास एक किडनी कैंसर विलियम ट्यूमर की आ जाती है। ये ट्यूमर जो है ये बेसिकली फीटस के अंदर होता है। तो फीटस के अंदर भी ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जीन से इनका फंक्शन जो वो लॉस हो जाता है, तो जिसकी वजह से
ओवर डिवीजन जो है सेल्स की स्टार्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये डेवलप हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है काफ़ी सारी ट्यूमर सप्रेसर जीन थी, लेकिन मैंने 2-3 को ही डिस्कस किया। रेटिनोब्लास्टोमा जीन है, जो कि रेटिनोब्लास्टोमा ये प्रोटीन फॉर्म कर रही होती है। ये कौन सेल्स के अंदर होती है? नॉर्मली विजन के अंदर इसका रोल होता है, लेकिन जब इसकी ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पे एक ट्यूमर फॉर्म करती हैं, जो कि बल्जिंग आइज की अपीयरेंस होती है उनकी, जब ये रेटिनोब्लास्टोमा जो है ये फॉर्म कर लेती है। तो ये जो रेटिनोब्लास्टोमा ये इनहेरिटेड भी होता है और स्पोरेडिक भी होता है। तो इनहेरिटेड जो है इसमें ये रिसेसिव होता है और इसमें 2 कॉपीज इससे रिक्वायर्ड होती हैं, और सम टाइम ये होता है कि 1 ये इनहेरिट कर रहा होता है, 1 जो है इसकी बाद में जाके वो जो सोमैटिक म्यूटेशन होती है उसकी वजह से उसमें सेकंड कॉपी जो है वो हो रही होती है। तो जिस बेस पे हम लोग इसको 2 हिट हाइपोथेसिस का नाम भी देते हैं। थर्ड जो हमारे पास जीन आ जाती है P53 जीन आ जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जीन है और ये काफ़ी टाइप के कैंसर कॉज करने के रिस्पॉन्सिबल होती है। P53 जो जीन है बेसिकली ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो फॉर्म कर रही होती है। और अगर हम इसका फंक्शन देखें P53 का, तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये जैसा कि आपको पता है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब हम डीएनए डैमेज रिपेयर की हमने बात की, तो मैंने कहा था कि डीएनए डैमेज रिपेयर जो है वहां पे जो हमने एक चेक पॉइंट पढ़ा था, वहां पे कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि हाल्ट कर लेती हैं या डिवीजन को स्टॉप कर लेती हैं। तो वो यही P53 जीन्स थी कि इसने एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाया और इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने जाके कुछ और प्रोटीन्स को एक्टिवेट करवाया, कुछ और जीन्स को एक्टिवेट करवाया, और कुछ इस तरह की प्रोटीन बनी कि वहां पे उन्होंने सेल डिवीजन को स्टॉप कर लिया। और यही वो P53 जीन थी जो कि सेल डिवीजन को एस फेज के अंदर स्टॉप या हाल्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। और इसके 2-3 फंक्शन है। एक तो मैंने आपको ये चीज बताया कि सेल डिवीजन को ये स्टॉप कर रही होती है। सेकेंड इसका फंक्शन ये है कि ये जो डीएनए रिपेयर प्रोटीन्स हैं उनको एक्टिवेट करवा रही होती है। और थर्ड काम इसका क्या होता है कि ये अपोप्टोसिस काज करवा रही होती है। अच्छा, सबसे पहले इसमें ये है कि जब P53 जीन यहाँ पे इसको सिग्नल मिलता है कि डीएनए डैमेज है, तो सबसे पहले P53 जीन करती क्या है कि ये स्टॉप करवा लेती है, डिवीजन को वहीं पे स्टॉप करवा लेती है। उसके बाद क्या करती है P53 जीन कि ये एक्टिवेट करती है उन प्रोटीन्स को कि जो डीएनए डैमेज को रिपेयर कर सकें। और अगर रिपेयर हो जाती है फिर तो वो अलाउ कर लेता है कि वो नेक्स्ट स्टेज में जाए और सेल को डिवाइड करे। लेकिन अगर वो रिपेयर नहीं करता तो वो सेल को उसी फेज के अंदर उसकी अपोप्टोसिस काज करवा लेती है। इनके कुछ इस तरह की प्रोटीन्स को स्टिमुलेट करवाएगी, ऐसी कैस्पेजेस को स्टिमुलेट करवाएगी कि वो कैस्पेजेस सेल डिवीजन को उसी फेज के अंदर स्टॉप करवा लेंगे, और इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, कैंसर नहीं हो रहा होगा। तो ये जो P53 जीन है ये बेसिकली एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स है। इसी वजह से ये मल्टीपल टाइप के कैंसर में जो है ये रोल प्ले करती है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि डिफरेंट टाइप की ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं। और लास्ट पे कुछ प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट्स हैं। देख लें आप इस लेक्चर को, इसमें से अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लें। अभी इस चैप्टर में काफ़ी कुछ और था, लेकिन मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।